हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, या फिर ऐसा बोल सकती हूँ मैं थर्ड लास्ट टॉपिक। आज के वीडियो में हम बचे हुए सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो फटाफट से देखते हैं कि क्या दिया गया है। सबसे पहला टॉपिक जो अपना है वो है आज का ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस। अब इस टॉपिक के ऊपर आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, कौन से प्लांट में कौन सा मिनरल है और कौन सा मिनरल नहीं है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो मिनरल्स हमेशा कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। ये आपका सीईटी का क्वेश्चन है। और ये हमारे प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, रूट्स की मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, अभी मिनरल्स जो हैं ये नॉर्मली सॉलिड क्रिस्टलाइन इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट से। और मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अब मिनरल्स को क्लासिफाई किया गया है मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स की फॉर्म में। तो मैक्रो मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और माइक्रो मतलब जो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे पता चलेगा कि हमारे प्लांट में कौन से मिनरल की कमी है और कौन सा मिनरल ज्यादा है। जब हम प्लांट के लीफ को जलाकर उसके ऐश सैंपल का केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है कि इस प्लांट में कौन सा मिनरल नहीं था या कौन सा मिनरल था। ठीक है, जो मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, ये मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, जाइलम सैप की मदद से। यानी जाइलम में जब पानी जाता है तो उसी पानी के साथ मिक्स होके ये मिनरल्स भी ट्रांसपिरेशन पुल की मदद से ऊपर ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ज्यादा करके मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं प्लांट्स के, कौन से पार्ट में, यंग वाला जो प्लांट होता है या जो डेवलपिंग ऑर्गन्स और फ्लावर्स होते हैं वहां पर हमको ज्यादातर ये मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं। और ये मिनरल्स मैं बार बार बोल रही हूँ जाइलम के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन जैसे ये मिनरल्स ऊपर चले जाते हैं तो बीच बीच में ना ये फ्लोएम्स के साथ भी एक्सचेंज होते रहते हैं। दे गेट अनलोडेड बाय फाइन वेन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये एब्जॉर्ब होने के टाइम पे जाइलम के साथ जाते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये फ्लोएम के साथ भी एक्सचेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि सिर्फ सॉइल से ही हमारे प्लांट को मिनरल मिलता है क्या? नहीं, मिनरल आयंस एयर से भी मिलते हैं और कुछ मिनरल्स आयन ऐसे होते हैं जो रीमोबिलाइज हो जाते हैं। यानी कि प्लांट मरने से पहले अपने मिनरल्स यंग लीफ को देके जाता है। कोई लीफ मरने वाला है तो वो मरने से पहले ना अपना मिनरल यंग लीफ को देके जाएगा। जैसे किसी के घर में कोई सीनियर सिटीजन की डेथ होने वाली है तो वो विल लिख कर जाते हैं, अपनी वसीयत लिख कर जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे पोते की हो जाएगी या किसी अनाथ आश्रम को चली जाएगी। वैसे ही यहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं बट कुछ मिनरल्स रीमोबिलाइज हो जाते हैं। तो जो मिनरल रीमोबिलाइज नहीं होता वो याद रखो, कैल्शियम मिनरल रीमोबिलाइज नहीं होता। लेकिन कौन से मिनरल्स ऐसे हैं जो रीमोबिलाइज होते हैं, मतलब जो सेल्फिश नहीं होते, ऐसे मिनरल्स जो दूसरे टिश्यूज के काम आते हैं। कौन से मिनरल्स हैं? फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। ये सारे रीमोबिलाइज हो जाते हैं। और जो मिनरल रीमोबिलाइज नहीं होता वो है कैल्शियम मिनरल। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जाइलम में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड से हम पता कर सकते हैं कि हमारे प्लांट में नाइट्रोजन कैसे ट्रैवल कर रहा है, जाइलम से ट्रैवल कर रहा है कि फ्लोएम से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, पहले ऐसे माना जाता था कि हमारा जो मिनरल है वो जो नाइट्रोजन है जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है इनऑर्गेनिक फॉर्म और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक फॉर्म। लेकिन बाद में पता चला कि इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एक बार जाइलम और फ्लोएम साथ में आ गए तो ये दोनों आपस में भी मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। इनके बीच में भी मटेरियल एक्सचेंज होते रहता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट आगे जाके इनकरेक्ट प्रूव हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। सोर्स मतलब क्या होता है? जहां पे खाना बनता है। खाना कहाँ बनता है? लीफ में, क्योंकि लीफ के पास क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है, इसीलिए हम लीफ को बोलते हैं सोर्स। और ये खाना कहाँ जाता है? जहां पे खाना नहीं बन सकता, यानी कि रूट्स के पास, जो हमारे प्लांट के नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहां पे ये खाना जाके स्टोर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सिंक। और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होती है, ऊपर के डायरेक्शन में भी होती है, नीचे की भी डायरेक्शन में होती है। क्योंकि जब हमारा खाना बन रहा है तो ये न्यू टिश्यूज के पास भी जाएगा और ये नीचे रूट के पास भी जाएगा। प्लस ये खाना साइड में भी जाता है। अगर आपके प्लांट का स्टेम मोटा है तो ये साइड साइड में भी ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट हर डायरेक्शन में होता है, ऊपर नीचे साइड में, यानी बाय डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल बोल सकते हो। लेकिन पानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, नीचे से ऊपर, ओनली यूनि डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन एक्सप्लेन करने के लिए हमको कुछ थ्योरीज दी गई थी। सबसे पहले तो पहला जो हमको पता है कि खाना
सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट होता है, वर्टिकल ट्रांसलोकेशन, ये हमको पता है, ठीक है, कि खाना ऊपर से नीचे आता है, लेकिन खाना साइड में भी जाता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलोकेशन भी करता है, ये हमको थोड़ा बाद में पता चला। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलोकेशन दो टाइप का होता है, वर्टिकल ट्रांसलोकेशन तो सीधा सीधा ऊपर से नीचे आएगा, दैट इज वर्टिकल ट्रांसलोकेशन, लेकिन लेटरल ट्रांसलोकेशन कैसे होता है वो ध्यान से देखो। पर वो देखने से पहले ये क्वेश्चन आपको एक बार बोर्ड्स में आ चुका है, 2021 में आई थिंक आया था, कि खाना जो है वो भले ही जब लीफ में बनता है, देखो हमारा खाना जब लीफ में तैयार होता है ना, ये लीफ है, तो उस टाइम पे ये ग्लूकोज बनाता है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कन्वर्ट होकर सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये खाना ट्रांसपोर्ट होने के लिए रेडी होता है। तो हमेशा याद रखो, लीफ में बनाने के टाइम पे आप ग्लूकोज बनाओगे, लेकिन जब उसको ट्रांसपोर्ट करने की बारी आएगी तो पहले वो सुक्रोज में कन्वर्ट होगा और उसके बाद ही वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो फूड इज ऑलवेज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। खाना कहां पर बनता है? सोर्स में, और कहां तक आता है? सिंक तक, यानी लीफ में बनेगा और रूट तक आएगा, ठीक है। वर्टिकल ट्रांसलोकेशन मतलब सीधा सीधा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। लेटरल ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम फूड को हॉरिजॉन्टली ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलोकेशन दो टाइप का होता है, एक रेडियल ट्रांसलोकेशन, एक टेंजेंशियल। रेडियल ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है? ये हमारा फ्लोएम है, तो जब हम अपना खाना फ्लोएम से पिथ तक भेजते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक, इमेजिन करो ये सर्कल है और ये सर्कल का रेडियस है, तो इसको बोलते हैं रेडियल ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम से पिथ तक जा रहा है, यानी स्टेम के सेंटर तक, पिथ मतलब सेंटर होता है, सो दिस इज रेडियल ट्रांसलोकेशन। और आप लोगों ने पढ़ा है ज्योमेट्री में कि जब सर्कल के बाहर कोई लाइन जाती है तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये हमारा फ्लोएम है ना, अगर फ्लोएम से खाना ऐसे साइड में जाएगा कॉर्टेक्स के पास, तो ये पिथ के बाजू से जा रहा है, पिथ मतलब सेंटर, तो पिथ के बाजू से जा रहा है, तो इस टाइप के ट्रांसलोकेशन को बोलते हैं टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन, यानी कि हमारा जो खाना है वो फ्लोएम से कॉर्टेक्स के पास जाता है। और रेडियल में क्या होता है? फ्लोएम से पिथ के पास आता है खाना, तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्लोएम है ये बाय डायरेक्शन काम करता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है और साइड साइड में भी जाता है। फ्लोएम का काम है शुगर ट्रांसपोर्ट करना, अमीनो एसिड्स ट्रांसपोर्ट करना और हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ थ्योरी बताई गई है फूड का ट्रांसलोकेशन एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत सारी अलग अलग थ्योरी दी गई थी, उसमें से जो सबसे कन्विंसिंग थ्योरी थी वो थी अर्नस्ट मंच नाम के साइंटिस्ट की। और इन साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी थी उस हाइपोथेसिस का नाम है मंच प्रेशर फ्लो थ्योरी या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस। अब इसमें सिंपल क्या बोला गया है कि जब आपके लीफ में खाना बनता है, जब आपके लीफ में खाना बनता है तो खाना खाने के बाद लीफ को प्यास लगती है, मतलब लीफ ने बहुत सारा काम किया, खाना बनाया। जब लीफ ने खाना बनाया तो लीफ को प्यास लगी, प्यास लगी मतलब क्या? यहाँ पर लीफ का डीपीडी बढ़ गया। जब लीफ का डीपीडी बढ़ेगा तो अब लीफ को पानी चाहिए, तो लीफ किससे पानी मांगता है? दे दो पानी दे दो, किससे मांगेगा? फ्लोएम से पानी मांगेगा। ये अपना फ्लोएम है, सॉरी जाइलम है। किससे पानी मांगेगा लीफ? जाइलम से पानी मांगेगा। यहाँ खाना बना, यहाँ से हमने पानी मांगा, मतलब यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? एंडोऑस्मोसिस। हमने जाइलम का पानी एब्जॉर्ब कर लिया। अब जैसे ही आप जाइलम का पानी एब्जॉर्ब करोगे तो लीफ का पेट भर जाएगा, यानी कि लीफ टर्जिड हो जाएगा। पानी एब्जॉर्ब करने के बाद लीफ टर्जिड हो जाएगा, तो अब लीफ के पास दो ही ऑप्शन बचेंगे। लीफ का पेट इतना भर गया है कि अब उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो अपना खाना आगे पास करे या तो वो पानी रिलीज कर दे। तो वो हम बोलते हैं ना कि जिसके पास जो चीज होती है उसको उस चीज की कदर नहीं होती है। वैसे यहाँ पर लीफ के पास खाना है, लीफ को पता है मैं खाना कभी भी बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन मुझे पानी हमेशा नहीं मिलेगा क्योंकि पानी सिर्फ जाइलम के पास होता है। तो लीफ क्या करता है? लीफ खाना बनाता है और पानी लेता है। अब लीफ जो है वो पानी को अपने पास रखेगा और खाने को आगे कुर्बान कर देगा। लीफ सोचता है कि खाना छोड़ देता हूँ, मैं बाद में फिर से खाना बना लूंगा, लेकिन मैं पानी को नहीं छोड़ूंगा। तो लीफ अपना खाना फ्लोएम को दे देता है। तो पहले खाना बनाया, फिर पानी पिया, फिर लीफ ने अपना खाना फ्लोएम को दिया। जब लीफ अपना खाना फ्लोएम को देता है, इसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेन। क्या बोलते हैं इसको? लोडिंग ऑफ वेन। मतलब यहाँ पर हमने अपना खाना फ्लोएम में लोड कर दिया है। अब ये फ्लोएम का खाना किधर जाएगा? रूट के पास जाएगा। अब रूट के पास हमने बहुत सारा खाना स्टोर कर दिया है और रूट का बेसिक काम है पानी एब्जॉर्ब करना। तो अब रूट भी ऐसा ही सोचती है कि मैं पानी तो कभी भी एब्जॉर्ब करती हूँ लेकिन खाना मुझे रोज रोज नहीं मिलता है। तो रूट क्या करती है? जैसे ही रूट के पास खाना आता है
रूट खाना ले लेती है और पानी छोड़ देती है, तो यहाँ पर होता है एक्सोऑस्मोसिस। मतलब रूट ने अपना पानी जाइलम को दिया, जाइलम यही पानी लीफ को देगा और फिर लीफ अपना खाना रूट के लिए भेजेगा। तो यहाँ पर फ्लोएम ने खाना किसको दे दिया? रूट को दे दिया। तो यहाँ पर हो गया अनलोडिंग ऑफ द वेन। मतलब फ्लोएम अपना खाना किसको दे देता है? रूट को दे देता है। तो रूट में हमारा जो खाना है वो स्टोर हो जाता है और जो एक्सेस वाटर है वो जाइलम में आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन ये है कि इस थियोरी में हमको बाय डायरेक्शन एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसमें एक ही डायरेक्शन एक्सप्लेन किया कि खाना ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन खाना साइड में भी जाता है, ये एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन फिर भी बाकी साइंटिस्ट लोगों के कंपैरिजन में ये थियोरी थोड़ी ज्यादा लॉजिकल थी, इसीलिए ये थियोरी एक्सेप्ट की गई। मे बी फ्यूचर में आगे जाके आप लोगों में से कोई एक बॉटनिस्ट बन जाए और एक्सप्लेन करे कि कैसे हमारा फ्लोएम खाना ऊपर नीचे तो ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन साइड में भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है कि खाना साइड में कैसे जाता है। मतलब रेडियल ट्रांसलोकेशन और टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन का प्रूफ अपने पास नहीं है, बस ये एक अजम्पशन है। ठीक है, अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में से आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीईटी में, बोर्ड्स में। बेसिकली ट्रांसपिरेशन इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर। देखो क्या होता है, हमने अपने प्लांट को जितना पानी दिया, हमारा प्लांट उसमें से सिर्फ 5% पानी एब्जॉर्ब करता है और बाकी का 95% पानी इवेपोरेट हो जाता है। अभी अज्यूम करो कि ये 95% 100% है। मतलब हम इसको सिर्फ एक राउंड फिगर ले रहे हैं। हमने प्लांट को पानी दिया, उसमें से 5% एब्जॉर्ब हो गया, बाकी 95% इवेपोरेट हो गया। तो वो 95% को अज्यूम करो कि हम 100% कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें से 99% वाटर ट्रांसपिरेशन से इवेपोरेट होता है और बाकी का 1% वाटर गटेशन से इवेपोरेट होता है। अब ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है और गटेशन मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको पूछा गया है। देखो 99% वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होता है और 1% वाटर लिक्विड फॉर्म में इवेपोरेट होता है। तो गटेशन मतलब क्या और ट्रांसपिरेशन मतलब क्या? जब आपके लीफ में से ऐसे डायरेक्ट वाटर का ड्रॉपलेट निकलता है, इसको गटेशन बोलते हैं। हमारे लीफ में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स को हम बोलते हैं हाइड्रोथोट्स, और उनमें से जब पानी का ड्रॉप आता है, जैसे ठंडी के मौसम में ओस निकलती है, उसको बोलते हैं गटेशन प्रोसेस। तो जब हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में रिलीज होता है उसको गटेशन बोलते हैं और ये होता है हाइड्रोथोट से। और नॉर्मली हमारा पानी वेपर्स के फॉर्म में रिलीज होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में। आपको दिखाई नहीं देगा कि पानी इवेपोरेट हो रहा है, पर पानी इवेपोरेट हो रहा है। तो उन वेपर्स के फॉर्म में जब वाटर इवेपोरेट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, जो लीफ के स्टोमाटा से होता है, फ्रूट्स में से होता है, एटसेट्रा। अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अलग अलग स्ट्रक्चर से हो सकता है। 3 अलग अलग टाइप का ट्रांसपिरेशन दिखाया है, एक है क्यूटिकल, एक है स्टोमाटा और एक है लेंटिसेल्स। तो देखते हैं 3 अलग अलग टाइप का ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। सबसे पहला होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। हमारे स्टेम के ऊपर, हमारे लीफ के ऊपर एक वैक्सी मेम्ब्रेन होती है। क्यूटिकल मतलब एक टफ लेयर, थिक लेयर। तो उस थिक लेयर में से जब आपका वाटर इवेपोरेट होता है, दैट इवेपोरेशन इज नोन एज क्यूटिकुलर इवेपोरेशन। ऑलमोस्ट 8 to 10% इवेपोरेशन क्यूटिकल से होता है और ये दिन में कभी भी होता है। इट अकर्स थ्रू आउट द डे, दिन में, रात में, कभी भी हो सकता है। कितना पानी इवेपोरेट होगा ये हमारे क्यूटिकल के थिकनेस पे डिपेंड करता है। क्यूटिकल मतलब हमारे लीफ के ऊपर जो स्टिकी लेयर होती है, जो वैक्सी लेयर होती है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज याद रखना है, ये कब होता है वो याद रखना है। दूसरा आता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है ऑलरेडी कि बड़े बड़े प्लांट्स जो पुराने हो जाते हैं तो उनकी जो लकड़ियां होती हैं, जो स्टेम होती हैं, जो ब्रांचेस होती है, उनमें से छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन छोटे छोटे होल्स को बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट इन द बार्क यानी स्टेम या ब्रांच ऑफ ओल्ड स्टेम एंड पेरिकार्प ऑफ वुडी फ्रूट्स। जैसे संतरे में आपने देखा होगा छोटे छोटे होल होते हैं संतरे के छिलके में, आप ऐसे दबाते हो तो पानी निकलता है उसमें से, उनको भी हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कितना होता है? 0.1 to 1%। बहुत कम पानी लेंटिसेल से निकलता है और ये प्रोसेस भी दिन में कभी भी होता है, दिन में, रात में, कभी भी होता है। बट ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है क्योंकि सारे प्लांट्स के पास लेंटिसेल्स नहीं होता है। अब आते हैं स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन के ऊपर। स्टोमाटा क्या है? लीफ के ऊपर छोटे छोटे ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स, उनको बोलते हैं स्टोमाटा। और ये स्टोमाटा के साइड साइड में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड एक्सेसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी ये स्टोमाटा अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लीफ के अपर सरफेस पे ज्यादा स्टोमाटा होते हैं,
Depending upon the distribution of stomata on leaves, leaves are defined into different category. अगर अपर सरफेस पे ज्यादा स्टोमाटा है तो उसको बोलेंगे एपिस्टोमेटिक, अगर लोअर सरफेस में ज्यादा स्टोमाटा है तो उसको बोलेंगे हाइपोस्टोमेटिक। इसके एग्जांपल्स आपको पूछे जा सकते हैं। और अगर दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा है तो उसको बोलेंगे एम्फीस्टोमेटिक। ठीक है, दोनों जगह इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा है। ये ट्रांसपिरेशन सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम पर होता है, एक्सेप्ट फॉर डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स कैंप पाथवे करते हैं, यानी वो लोग रात को ट्रांसपिरेशन करते हैं, लेकिन बाकी के जो प्लांट्स हैं उनमें ये प्रोसेस सिर्फ दिन के टाइम पे होता है, क्योंकि स्टोमाटा सिर्फ दिन में खुलता है। 90 से 93% ट्रांसपिरेशन हो रहा है स्टोमाटा की मदद से, और बाकी लेंटिकुलर और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। याद रखो, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम पे होता है, सुबह और दोपहर के टाइम पे। रात को ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि रात को स्टोमाटा बंद हो जाता है। ठीक है, आगे क्या बताया है, स्टोमाटा के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो स्टोमाटल अपैरेटस में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटा सा होल होता है, इसको स्टोमा बोलते हैं, और साइड साइड के जो सेल्स है, दीज आर एक्सेसरी सेल्स। अब ध्यान से देखो, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, स्टोमाटा आर माइन्यूट एलिप्टिकल पोर्स बाउंडेड बाय 2 किडनी और डंबल शेप गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स 2 शेप के होते हैं, कुछ गार्ड सेल्स किडनी शेप के होते हैं ऐसे, और कुछ गार्ड सेल्स डंबल शेप के होते हैं। तो आपको ना पूछा गया है कि किडनी शेप के गार्ड सेल्स कहाँ होते हैं, डंबल शेप के गार्ड सेल्स कहाँ होते हैं। ये देखो, किडनी शेप के गार्ड सेल्स डायकोटिलेडोन प्लांट्स में होते हैं, और डंबल शेप के जो गार्ड सेल्स होते हैं ये ग्रासेस में प्रेजेंट होते हैं। ग्रास कौन से टाइप का प्लांट है, इट इज मोनोकोटिलेडोन। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिनमें दोनों गार्ड सेल होते हैं, किडनी शेप भी और डंबल शेप भी। तो ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था कि साइप्रस प्लांट्स में आपको दोनों टाइप के गार्ड सेल्स देखने मिलते हैं, किडनी शेप एंड डंबल शेप। अभी गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, गार्ड सेल्स के पास छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस फोटोसिंथेसिस करते हैं। गार्ड सेल की जो अंदर वाली वॉल होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा मोटी होती है, और बाहर वाली जो वॉल होती है वो कंपैरेटिवली पतली होती है और थोड़ी इलास्टिक होती है। गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे, और यही गार्ड सेल्स हैं जो कभी भी ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। मतलब जब गार्ड सेल्स वाटर एब्सॉर्ब करते हैं तो गार्ड सेल्स हेवी हो जाते हैं। गार्ड सेल्स हेवी होने की वजह से ऐसे बाहर की तरफ लटक जाते हैं, तो बीच का स्टोमाटा ओपन हो जाता है, और जब स्टोमाटा ओपन होता है तो गैस एक्सचेंज होता है और वाटर एक्सचेंज होता है, और जैसे ही गार्ड सेल्स में से पानी निकल जाएगा तो गार्ड सेल्स फिर से चपटे हो जाएंगे और स्टोमाटा बंद हो जाएगा। देखो, गार्ड सेल्स पानी पीकर हेवी हो गए, देखो पानी पिया, हेवी हो गए, खुल गए, फिर जैसे ही पानी निकल गया तो गार्ड सेल्स बंद हो गए। तो स्टोमाटा कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा ये डिपेंड करता है गार्ड सेल के ऊपर। स्टोमाटा छोटा सा होल है जो वाटर और गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, और एक्सेसरी सेल्स को हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। ये वाले सेल्स, ये सेल्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके पास पोटेशियम आयन होता है। ये पोटेशियम आयन गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, गार्ड सेल्स को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। अभी देखो, स्टोमाटा कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा ये एक्सप्लेन करने के लिए हमको 2 थियोरी दी गई है, एक स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी और एक है प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमारे पास स्टार्च स्टोर्ड है, ड्यूरिंग डे टाइम एंजाइम फॉस्फोराइलेज कन्वर्ट स्टार्च टू शुगर। दिन के टाइम पे क्या होगा, इस स्टार्च को हम शुगर में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे ही आप शुगर बनाओगे लीफ में, तो लीफ को प्यास लगेगी, जैसे ही लीफ को प्यास लगेगी लीफ पानी पिएगा। अब जैसे ही लीफ ने पानी पिया तो गार्ड सेल्स हेवी हो गए, और गार्ड सेल्स टर्जिड हो गए, और गार्ड सेल्स टर्जिड होने की वजह से स्टोमाटा ओपन हो गया। मतलब गार्ड सेल्स हेवी हो जाते हैं तो स्टोमाटा ऐसे बीच में से खुल जाता है। ठीक है, तो जब दिन के टाइम पे स्टार्च गॉट कन्वर्टेड इनटू शुगर, तो उसके वजह से शुगर को प्यास लगी, उसका डीपीडी बढ़ा, जिसकी वजह से पानी पिया, उसके वजह से गार्ड सेल स्ट्रेच हो गया, स्टोमाटा खुल गया। रात में क्या होता है, रात में शुगर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, तो रात में आपको प्यास नहीं लगती क्योंकि शुगर को हम स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप पानी पीना बंद कर देते हो, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स पचक जाते हैं और स्टोमाटा बंद हो जाता है। तो ये एक थ्योरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये थ्योरी किसने दी थी, स्टीवर्ड ने दी थी, और एंजाइम कौन सा इधर पे, फॉस्फोराइलेज एंजाइम है। अब दूसरा थ्योरी है प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। यहाँ पर क्या बोला गया है, ड्यूरिंग डे टाइम स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। दिन के टाइम पे हमारी लीफ में स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब ये मैलिक एसिड जो है
ये मैलिक एसिड स्प्लिट हो जाता है। ये मैलिक एसिड जब स्प्लिट होता है तो बनता है मैलिक एसिड प्लस हाइड्रोजन आयन। क्या बनता है? मैलिक एसिड प्लस हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन। अब ये जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन किसके साथ एक्सचेंज हो जाता है? पोटेशियम के साथ। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका मैलिक एसिड बना प्लस हाइड्रोजन बना। अब ये हाइड्रोजन बाहर आ गया और पोटेशियम के साथ एक्सचेंज हो गया, तो अब यहाँ पर आपको मिला पोटेशियम मैलेट। क्या मिला आपको? पोटेशियम मैलेट। अब इसके वजह से गार्ड सेल्स को प्यास लगती है। पोटेशियम खाने के बाद, नमक खाने के बाद गार्ड सेल्स को प्यास लगती है। फिर वापस सेम प्रोसेस होगा, गार्ड सेल्स को प्यास लगेगी, प्यास लगने की वजह से इसका डीपीडी बढ़ेगा, इसका डीपीडी बढ़ेगा तो ये पानी पिएगा, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। ठीक है। और जब पोटेशियम अंदर आता है ना, उसी टाइम पे क्लोराइड भी अंदर आता है। लेकिन रात को उल्टा प्रोसेस होता है। रात को क्या होता है? जो पोटेशियम अंदर आया था वो पोटेशियम वापस बाहर चला जाता है, क्लोराइड भी बाहर चला जाता है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या करता है? रात के टाइम पे स्टोमाटा बंद करता है। प्लांट में एब्सिसिक एसिड भी बनते हैं जो स्टोमाटा को क्लोज करते हैं। सो इसके वजह से गार्ड सेल्स की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है एंड ड्यू टू दिस गार्ड सेल्स बिकम हाइपोटोनिक। यानी अब गार्ड सेल्स के पास सॉल्ट नहीं है, और अगर सॉल्ट नहीं है तो उसको प्यास नहीं लगेगी, अगर उसको प्यास नहीं लगी तो वो पानी नहीं पिएगा, तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा क्योंकि गार्ड सेल्स को प्यास नहीं लगी। दिस इज प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। और ये थ्योरी किसने दी थी? लेविट ने दी थी। ये आपको सीईटी में पूछा जाता है। अभी ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस है कि एक्सेस वाटर बाहर चला जाता है, पानी पैसिव तरीके से एब्जॉर्ब होता है, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होता है। जैसे ही स्टोमाटा ओपन होता है तो गैस एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, सेल्स की टर्जिडिटी मेंटेन करके रखता है, और ये साइड का एनवायरनमेंट कूल रखता है। जब आप झाड़ के नीचे बैठते हो तो आपको ठंडा लगता है क्योंकि आपके लीफ में से पानी इवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? आपको 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया तो क्या होगा? अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया तो हमारे लीफ मुरझा जाएंगे, विल्टिंग ऑफ द लीव्स यानी लीव्स का कर्ल हो जाना, और उसके वजह से प्लांट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत बड़ा डाउट है। ट्रांसपिरेशन ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत, क्योंकि प्लांट ड्राई हो जाएगा, और अगर ट्रांसपिरेशन रुक गया तो गैस एक्सचेंज नहीं होगा जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी के लिए स्टोमाटा को ओपन भी रहना चाहिए लेकिन ज्यादा भी नहीं ओपन होना चाहिए। ज्यादा ओपन हुआ तो फिर ड्राई हो जाएगा। तो इसीलिए कर्टिस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि ट्रांसपिरेशन एक ऐसी चीज है जो ज्यादा हुई तो भी दिक्कत, नहीं हुई तो भी दिक्कत, इसीलिए इसको नेसेसरी इविल बोला गया है, यानी जरूरी है लेकिन लिमिट में करना। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल में चैप्टर की सिनॉप्सिस समझा सकूं। अगर आप लोग अपने सीईटी एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, नर्सिंग सीईटी, एमएसटी सीईटी, तो आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर प्लस 3-4,000 एमसीक्यूज मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। लाइव लेक्चर नहीं ज्वाइन करना तो आप हमारा सिर्फ मॉक टेस्ट वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये देखो, विच प्लांट हैव बोथ किडनी शेप एंड डंबल शेप गार्ड सेल्स, तो यहाँ पर आएगा एग्जाम्पल साइप्रस, और इसको अंडरलाइन करना क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। ये हो गया, ये भी हो गया। ट्रांसपिरेशन क्या होता है हमने अभी देखा, गटेशन क्या होता है हमने देखा, ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो गया तो क्या होगा ये भी हमने अभी देखा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए वन शॉट लेक्चर्स जल्दी जल्दी स्टार्ट करूं, कंटिन्यू करूं, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके चैनल को अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने, ताकि मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू रखूं, वन शॉट सीरीज लेकर आऊं और बहुत सारे और चीजें लेकर आऊं। सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ज्यादा चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करते हो। आई विल सी यू सून, बाय बाय एवरीबॉडी, टिल देन स्टे ट्यून्ड।